दोस्तों, आप सभी का इस नई और खूबसूरत कहानी में स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। सब्जी होगी, किराने का सामान हो गया, बाड़ी की किताबें भी हो गई और क्या बचा है? नहीं, अब कुछ नहीं रहा। बोलते हुए वह अपने हाथों से सामान लादे अपनी स्कूटी की तरफ आई। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ों का पीछा किया तो सामने कुछ ही दूर पर भीड़ जमा थी। लगता है आज फिर एक मुर्गा पीटा गया है। ओ गॉड, आजकल इस शहर को हो क्या गया है? वो लड़की उस भीड़ को देखकर बोली जा रही थी। शहर नहीं बिटिया, गांव है ये। नहीं, गांव से कुछ बड़ा। पास ही खड़ी एक औरत जो उसके साथ ही भीड़ के नज़ारे देखे जा रही थी, वो बोली, टाउन बोलते हैं उसे आंटी जी। टाउन समझती हैं ना? बोले तो कस्बा। हाँ है बेटा, जानती हूँ कि तू पढ़ी लिखी है, वो औरत बोली। और फिर बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी हो गई। क्या फ़ायदा इतना पढ़ा लिखा होने का? कुछ कहती धरती तो है नहीं। सुना है लिखती है, लिख कर भी भला क्या ही कर लेगी। छोटी बहन का रिश्ता हो गया, लेकिन इसका नहीं। भगवान जाने क्या कमी है इसमें। उम्र भी तो हो चली है। शांति ने बताया मुझे 28 या 29 की हो गई है। वो औरत धीरे धीरे बोलती जा रही थी, लेकिन आद्या को सुनाई दे रहा था। उसकी आंखें नम हो चली थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। जी हाँ, आद्या नाम था उसका। बिल्कुल दुर्गा माँ का रूप उनकी ही तरह तेज था उसके चेहरे पर। ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, हाँ, लेकिन सांवला चेहरा होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत थी वो। आद्या अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी पड़ोस के एक अंकल उधर से गुजरे। अंकल, वहाँ क्या हो रहा है? भीड़ क्यों लगी है इतनी? आद्या ने उनसे पूछा। अरे वो एक आदमी आया था गाड़ी लेकर, जाने कैसे हरखू की गधे गाड़ी से टकरा गया। वो तो अच्छा हुआ, हरखू ने गधे को खुला छोड़ दिया था, बस गाड़ी ही खड़ी थी। अंकल ने कहा, गधा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अचानक आद्या बोली तो अंकल उसे देखने लगे। अरे नहीं, मेरा मतलब है वो गाड़ी वाला इंसान, वो ठीक है? आद्या ने अपनी बात को सही करते हुए पूछा। बेहोश है, लेकिन कहीं चोट नहीं आई। सब तमाशा देखने में लगे हैं, लेकिन हरखू अड़ गया है कि उसकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के बिना वो उस आदमी को कहीं जाने नहीं देगा। अंकल ने कहा तो आद्या ने अपना सिर पीट लिया। अंकल, आप ज़रा मेरा सामान का ध्यान रखना, मैं अभी आई, कहते हुए आद्या उस भीड़ की तरफ बढ़ गई। लो, आज फिर इसमें मसीहा जाग गया। जाने आज हरखू के साथ क्या होगा। आसमान की तरफ देखकर अंकल बोले और खुद को तमाशा देखने को तैयार कर लिया। हटिए हटिए सब जल्दी, क्या हो रहा है यहाँ? सबको एक तरफ हटाते हुए आद्या आगे बढ़ती जा रही थी। जैसी ही आगे बढ़ी वैसी ही हैरान रहेगी। काली सी गाड़ी में एक इंसान स्टीयरिंग पे अपना सिर टिकाए पड़ा था। माथे पर से थोड़ा खून बह रहा था। आप लोग पागल हो, इनका एक्सीडेंट हो गया है। और आप? आद्या बोल ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने कॉल कट की और घूरते हुए लोगों की तरफ देखा। इन्हें गाड़ी से बाहर निकालिए, आद्या बोली। ना ना बहन जी, हमारी गाड़ी तोड़ी है इसने। आज तक पैसे ना जब तक पैसे ना मिलेंगे तब तक ये यहाँ से खिसकेगा भी नहीं। हरखू आगे आते हुए बोला। गधा मर गया क्या तुम्हारा? नहीं ना, तो इस गधा, मेरा मतलब है इस इंसान को ले जाने दो, वरना मैं तुम्हारे गधे को मार दूंगी, समझे? परे हटो, कहते हुए आद्या ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तभी उसका फ़ोन वापस बज गया। गुस्से में आद्या ने कॉल फिर काट दी और सबकी तरफ घूमते हुए उसने उस इंसान को सीधा किया। गोर सुंदर सा गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकी, तीखी सी नाक और ठुड्डी पे एक गड्ढा। कुछ पल के लिए आद्या से खो सी गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झटका और कुछ लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला और अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी। हरखू ने उसे एक बार फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन आद्या की आंखें ही उसे डराने को काफ़ी थी। अंकल, थैंक यू, लाइए मेरा सामान और आप इन्हें पीछे बैठा दीजिए, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, कहते हुए उसने सामान आगे रखा और स्कूटी स्टार्ट की। लेकिन आज तो सब हॉस्पिटल में हड़ताल पर हैं डॉक्टर, तो वहाँ शायद कोई नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति बोला। इन डॉक्टर्स की तो दांत भींचते हुए आद्या बोली, फिर खुद की तरफ घूरते हुए
लोगों को देखकर मुस्कुरा गई। कोई बात नहीं, इन्हें पीछे बिठा दीजिए, आद्या ने कहा तो लोगों ने उसके गाल पे थोड़ी थपकी दी जिससे वो कुछ होश में आया। आद्या के पीछे उसे बिठाया। एक गहरी सांस लेते हुए आद्या ने अपना दुपट्टा निकाला और पीछे से उस इंसान की तरफ डालकर खुद की कमर में बांध लिया ताकि वो गिरे नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई वैसे ही एक बार फिर उसका फ़ोन बज उठा। इस मैनेजर की तो हड़बड़ाते हुए आद्या ने कॉल रिसीव की। ये मैनेजर, कितनी बार बोल दिया कि तुझे काम नहीं करना है तो क्यों मुझे काम नहीं करना है तो क्यों मुझे बार बार परेशान करने में लगा है। इस बार कॉल किया तो तेरे ऑफिस में आकर तेरी टूटी चप्पल से सफाई करूंगी मैं। फ़ोन रख अब, गुस्से में चिल्लाते हुए आद्या बोली और लोगों को देखने लगी जो उसे ही घूर रहे थे। परेशान करने वाले खूब है ना, हे। गुस्से में हंसती हुई आद्या बोली, तमाशा ख़त्म, जाइए आप लोग, इन्हें मैं घर लेकर जा रही हूँ। इज्जत का फालूदा बना दिया मैनेजर ने। मन ही मन बड़बड़ाती हुई आद्या अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर पहुँची वैसे ही आद्या ने स्कूटी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। खूबसूरत सा लेकिन छोटा सा घर जिस पर लिखा था देवयानी सदन। अरे कौन है भाई, बोलते हुए एक औरत बाहर आई। गुड्डी, क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रही है, औरत ने बोला। तभी ऊपर खिड़की से एक लड़की चिल्ला पड़ी, लड़का? मम्मी, दीदी सामान के साथ एक लड़का भी लाई है। ऊपर आद्या की छोटी बहन बाड़ी चिल्लाई, ए तू ऊपर क्या कर रही है, जल्दी आ, ये हाथी जैसा इंसान पापड़ बना देगा मेरा, आ नीचे। आद्या उसकी तरफ देख कर चिल्लाई। तब तक उसकी माँ देवयानी जी घूम घूम कर उस व्यक्ति का ब्यौरा ले रही थी और साथ ही पड़ोसी भी अपनी खिड़की और अपनी बालकनी में आ गए थे। तमाशा नहीं हो रहा आंटी जी, जाइए, आपकी दाल जल जाएगी, गुस्से में मुस्कुराते हुए आद्या बोली और बाड़ी का इंतज़ार करने लगी। बाड़ी जल्दी से नीचे आई और खुशी से आद्या के गले लग गई। वाह दिद्दू, लगता है जीजा जी मिल गए। ए चुप कर, ले सामान अंदर रख। वैसे दिद्दू, ये हैंडसम मिला कहाँ आपको? अरे इसे तो चोट लगी है। सामान रखते हुए बाड़ी चपड़ चपड़ किए जा रही थी। फिर आकर आद्या के दुपट्टे की गांठ खोली और उस इंसान को पकड़ लिया। आद्या जैसे ही उतरी वैसे ही वो इंसान उसके ऊपर गिर गया, लेकिन उसने उसे संभाल लिया। आद्या और बाड़ी उसे अंदर ले आए थे और कमरे में पलंग पे लिटा दिया। मुझे तो बहुत पसंद है मम्मी, आपको कैसा लगा ये? बाड़ी बोली तो आद्या ने उसे घूर कर देखा। बाड़ी ने अपने मुंह पे उंगली रख दी। आद्या ने उस इंसान के जूते उतारे और बाड़ी को पड़ोस की डॉक्टर दीदी को ले आने को कहा और खुद देवयानी जी के साथ बाहर आ गई। बाहर आकर आद्या ने पानी पिया और अपनी माँ की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बस अपनी बेटी को देख रही हूँ। जब तू पैदा हुई तो एकदम दुर्गा माँ जैसा तेज था तेरे चेहरे पर। तब तेरे पापा ने बड़े प्यार से तेरा नाम आद्या रखा, लेकिन मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारियों में इतनी बिजी हो गई कि जाने कहाँ वो चमक खो सी गई है। देवयानी जी बोली, क्या माँ, कहाँ की बातें लेकर बैठ गई हो आप? देखो ना, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन बाड़ी कहाँ गई? आद्या बोली। तभी बाड़ी डॉक्टर को लेकर आ गई। वहीं कमरे में उस इंसान को होश आ चुका था। आद्या और डॉक्टर कमरे में गए तो वो इंसान पलंग पर अपना सिर पकड़ कर बैठा था। आ गया होश आपको? आद्या बोली तो वो इंसान उसे देखने लगा। डॉक्टर उसे चेक कर रही थी और उसके जख्म की ड्रेसिंग की। चेकअप करने पे पता चला कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हाथ में फ्रैक्चर है तो अभी मैं गर्म पट्टी बांध देती हूँ, कल प्लास्टर चढ़वा लेना, कहकर डॉक्टर दीदी कुछ दवा लिखी और बाहर चली गई। आद्या ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। धरती का प्राणी, आद्या बोली तो वो इंसान उसे देखने लगा। अब मेरा मतलब है कि ये मेरा घर है और आपका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में सब हड़ताल पर हैं, तो मैं आपको यहाँ ले आई। अब आप ये पेन किलर ले लीजिए और आराम कीजिए, लेकिन मुझे जाना है, मीटिंग है मेरी। देखिए आप, मैं लेट हो जाऊंगा। अब इस टूटी फूटी हालत में कहाँ जाएंगे आप? आराम कीजिए, शांति से आद्या बोली और
उसे गिलास दी कर जाने लगी। आपका नाम क्या है वैसे? उस इंसान ने पूछा तो आद्या उसे देखने लगी। आ अब आपने मुझे बचाया है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आपका नाम क्या है। बात संभालते हुए उसने कहा, आद्या, आद्या देव। वो बोली तभी उसका फ़ोन वापस बज गया। उसने फ़ोन काटा। मेरा नाम? मुझे नहीं जानना, आप आराम कीजिए, कहकर वो बाहर चली गई। बड़ा एटीट्यूड है इस लड़की में। खैर मुझे क्या, मुझे कौन सी शादी करनी है इससे। शादी? बोलते हुए उसके चेहरे पे कुछ कड़वाहट आ गई। इधर बाड़ी अपने फ़ोन पे लगी थी और आद्या उसे देखकर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई। लेकिन किचन में जाते ही उसके कानों में उस औरत की कही हुई बात गूंजने लगी थी। आकर उसकी आंखों में बरबस नमी आ गई। आद्या किचन में खामोशी से काम कर रही थी। तभी देवयानी जी ने किचन में प्रवेश किया, लेकिन आद्या को होश ही नहीं था कि किचन में कोई आया है। गुड्डी, बेटा क्या हुआ? प्याज काटती हुई आद्या से देवयानी जी ने पूछा तो उसे होश आया। हाँ जी माँ, कुछ कुछ चाहिए आपको? प्याज काटने से निकले अपने आंसू पोंछते हुए आद्या ने पूछा। क्यों तू प्याज काटने के बहाने कहती है? मुझे क्या तेरे आंसू नहीं दिखते? देवयानी जी उसका सिर सहलाते हुए बोली। भगवान, आप मेरी माँ की आंखों में दूरबीन फिट कर दो ताकि उन्हें प्यास से निकले आंसू और असली आंसू का पता चलता रहे। माँ, मैं दुखी नहीं हूँ यार। आप क्यों हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हो? भगवान से शिकायत कर। आद्या अपनी माँ से बोली। तो क्या तेरे लिए चिंता भी ना करूँ? अब देख वो तेरी बुआ एक रिश्ता बताने आ रही है, देवयानी जी ने कहा तो आद्या ने मुंह सिकोड़ लिया। अरे बस कर, जानती हूँ कि तू बुआ के बताए रिश्ते को कभी हाँ नहीं करेगी, लेकिन फ़ोटो देखने में क्या हर्ज है। देवयानी जी ने फिर कहा, ओके माती, जैसी आपकी इच्छा, कहकर आद्या ने हाथ धोए और उस इंसान के लिए नाश्ता बनाने लगी। क्या बना रही है तू? देवयानी जी ने सवाल किया। उन अनचाहे मेहमान के लिए नाश्ता माँ, मैं उसे ले के आई हूँ, लेकिन उसे यहाँ से दफ़ा करने का काम आपका है। पोहा छौंकते हुए आद्या बोली। तभी वाड़ी किचन में आ गई। वैसे जीजी, बंदा काफ़ी स्मार्ट है। जब वो सो रहा था तो मैंने उन्हें वीडियो कॉल में उस आदमी को दिखाया था, उन्हें भी बड़ा पसंद आया। मैं क्या कहती हूँ, बात आगे बढ़ा लो जीजी, मज़ा आएगा। वाड़ी उसके कंधे से झूलते हुए बोली। चुप कर तू, अगर अब तू कुछ बोली तो कहाँ गया वो? ये रहा, चिमटा पकड़ते हुए इस चिमटे से तेरी नाक खींच लूँगी। बाड़ी के सामने चिमटा कहते हुए आद्या बोली तो बाड़ी हंसते हुए भाग गई। इधर वो इंसान आराम से लेटा सीलिंग को ताक रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा, जो कि उसकी पॉकेट में ही था। देखा तो किसी बंसल का कॉल आ रहा था। हाँ बंसल बोलो। सर, कहाँ हैं सर आप? मुझे कॉल आया था कि आप मीटिंग में पहुँचे ही नहीं, सामने से बंसल ने कहा। ये सब उस लड़की के कारण हुआ है। वो इंसान मन ही मन बड़बड़ाया। सर, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या सर, आप ठीक तो हैं? कहाँ हैं आप? मैं आऊँ? बंसल कुछ परेशान सा बोला। नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, इस टाउन के लोग अच्छे हैं। तो मैं किसी के घर पर हूँ अभी। उस इंसान ने अपनी बात पूरी की। सर, ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं इन लोगों ने आपको लूट के फेंक दिया तो? बंसल ने अपना डर जाहिर किया। बंसल, इंसानों की पहचान मुझे भी है, तुमसे ज़्यादा इंसानों को पहचान सकता हूँ। कुछ गुस्से में वो इंसान बोला। सॉरी सर, छोटा सा मुँह लिए बंसल बोला। अच्छा बोलो, क्या काम है? अपना काम बना? नहीं सर, उन्होंने मना कर। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बंसल बोला। गलती किसकी थी? मेरी सर। तो अब सब तुम ही सॉल्व करोगे? अब तुम उसके साथ बदतमीजी से पेश आए तो क्यों? वो हमारे साथ काम करेगा। वापस कॉल करो उन्हें और सारी बोल कर हमारे साथ काम करने के लिए मनाओ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो इंसान बोला। यस सर, बंसल ने कहा। तभी वो इंसान कुछ सोचकर बोला। बंसल, एक काम करो, उसका नंबर मुझे सेंड करो, मैं बात करता हूँ। जब अनंत सिंह राजावत
खुद बात करेगा तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। वो इंसान एक लंबी सांस लेते हुए बोला, जी हाँ, अनंत सिंह राजावत नाम था उसका। गोल और गोरा चेहरा लिए, आंखों में बड़ी बड़ी पलकें और ठुड्डी पे पड़ा गड्ढा उसे बहुत हैंडसम बना रहा था। उम्र यही कहीं 31-32 साल। ज्वेलरी प्रोडक्शन की कंपनी का मालिक था वो। बड़े से बड़े ज्वेलरी डिजाइनर उसकी कंपनी के साथ काम करना चाहते थे। बंसल नाम क्या है उनका? जी वो वो कुछ मिस नंदन, एडी नंदन, बंसल ने बताया। पूरा नाम? कहाँ की रहने वाली है? कोई फ़ोटो? अनंत ने पूछा। पूरा नाम नहीं पता, उसे किसी ने देखा भी नहीं है। मैंने कोशिश की थी उसके बारे में जानने की, लेकिन नहीं पता लगा पाया। बंसल ने धीरे से डरते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे उसका नंबर सेंड कर दो, मैं बात कर लूँगा, कहकर अनंत ने कॉल कट कर दिया। आखिर कौन है मिस नंदनी? नहीं, नंदन है। हाँ, नंदन। अनंत खुद से बातें कर रहा था, तभी बंसल ने उसे मिस नंदन का नंबर सेंड कर दिया। बिना देरी किए अनंत ने उस नंबर पे कॉल किया, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण कॉल नहीं लगा। अनंत ने फिर उसे कॉल किया और इस बार कॉल लग गया। रिंग जा रही थी, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अनंत ने फिर कॉल किया। दूसरी तरफ किचन में बर्तन धो रही आद्या को अपना फ़ोन बजने से गुस्सा आने लगा था। इस फ़ोन की तो भगवान, इस फ़ोन को इस धरती से लुप्त कर दी और लेटर्स का ज़माना ले आ। आखिर बर्तन धोते हुए आद्या ने किचन की दीवार पर लगी गणेश जी की फ़ोटो को देखते हुए कहा, ठीक है बालिके, आपकी यही इच्छा है तो अपना ये फ़ोन अपनी प्यारी बहन को गिफ्ट कर दो। एक अजीब सी आवाज़ आई, बाड़ी रुक तू, आज तो पिटेगी, आज तो गई बेटा मेरे हाथों। जल्दी से बर्तन वहीं पटकते हुए बाहर खड़ी बाड़ी को मारने दौड़ी। तभी फ़ोन एक बार फिर से बज उठा। आद्या ने बाड़ी के पीछे भागना छोड़ अपना फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं आपकी मेरे मैनेजर से बात हुई थी, सामने से आवाज़ आई। ओह, तो उस टकले ने उस मैनेजर ने आपको शिकायत लगा दी। देखिए, आपको मेरे साथ कोई काम नहीं करना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नहीं मतलब नहीं। आद्या अपनी जिद पे अड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ अनंत अब भी फ़ोन पे लगा था। देखिए मिस नंदिनी, अनंत बोला, तभी उसे बीच में टोका गया। मिस नंदन? हाँ, मिस नंदिनी, मिस नंदन। देखिए, मैं मैनेजर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अनंत फिर बोला, लेकिन उसे फिर बीच में टोका गया। वाह, माफ़ी, ये सही है। कहीं तो मैनेजर अपने बॉस के कांड के लिए माफ़ी मांगता है और यहाँ बॉस खुद मैनेजर की माफ़ी मांग रहा है। कमाल है नहीं? वैसे वो टकला मैनेजर बॉस हैं या आप? सामने से आवाज़ आई। देखिए आप मिस्टर, जो कोई भी हो, मुझे नहीं, मतलब मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सामने से आवाज़ आई तो अनंत ने अपना फ़ोन कान से हटाया और उसे घूरने लगा। यहाँ मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ और ये मुझे तहौस दिखा रही है। सही है, मेरी दादी भी कहती है, जिसमें कला होती है वो शान से जीता है। मन ही मन बड़बड़ा कर अनंत ने फ़ोन को फिर कान से लगा लिया। प्लीज़ मिस नंदिनी, मिस नंदन, हम आपको डबल सैलरी देंगे, अनंत बोला, लेकिन फिर उसे टोका गया। डबल सैलरी से क्या मतलब है आपका? हाँ, आप मुझे लालच देकर मेरी कला का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सामने से भड़कती सी आवाज़ आई। देखिए मिस नंदन, नहीं मतलब नहीं। किस बात का एटीट्यूड है आपको मिस नंदन? है एटीट्यूड है, इस धरती पे होने का एटीट्यूड है मुझे, समझे आप? अब फ़ोन रखिए, कहते हुए सामने से कॉल कट हो गया। क्या लड़की है यार, अब कैसे इसे कन्विंस करूं? बोलते हुए एक लंबी सांस लेकर अनंत ने अपना सिर टिका लिया। वहीं दूसरी तरफ आद्या अपने फ़ोन को घूर रही थी। क्या हुआ गुड्डी, ऐसे फ़ोन को घूरेगी तो कहीं तेरी नज़रों की आग से इसकी बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। एक आवाज़ के साथ एक लड़की अंदर आई जो आद्या से कुछ छोटी उम्र की थी और चेहरे पे चंचलता लिए वो फुदकती हुई किचन में आ गई। अरे कानन, तू कब आई?
कहते हुए देवयानी जी भी आ गई वहाँ। जब आपकी खूबसूरत बेटी अपनी आग उगलती हुई अपने फ़ोन को घूरे जा रही थी तब कहकर कानन ने देवयानी जी के पैर छुए। खुश रहो कन्नू। और तो गुड्डी, ऐसा क्या हो गया जो फ़ोन को घूर रही थी? देवयानी जी ने पूछा। माँ, वो उस कंपनी। कुछ नहीं, हम मिडिल क्लास हैं तो लोगों को लगता है कि दुगने पैसे देकर काम करवा लेंगे। सच में दुनिया बड़ी है लेकिन लोगों की सोच छोटी है। खैर मुझे क्या, कानन तो बैठ, मैं आती हूँ अभी, कहकर आद्या ने एक प्लेट में पोहा लिया और किचन से बाहर निकल गई। कोई आया है क्या आंटी? ये नाश्ता किसके लिए लेकर जा रही हैं? कानन ने पूछा। हाँ, आज मार्केट गई थी तो साथ में एक लड़की को ले आई। क्या आजकल बाजार में लड़के भी बिकते हैं? अरे वाह, तब तो मैं भी ज़रूर जाऊंगी। उछलते हुए कानन बोली तो देवयानी जी ने उसके सिर पे टपली मारी। पावली, लड़के बाजार में मिलेंगे? अरे पागल, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था और कल हॉस्पिटल में हड़ताल थी तो गुड्डी उसे यहाँ ले आई, देवयानी जी ने बताया तो कानन के चेहरे पे बदमाशी आ गई। आंटी, लड़का कैसा है? देखने में स्मार्ट है क्या? करता क्या है? कानन ने पूछा तो देवयानी जी ने उसे घूरा। नहीं, मेरा मतलब है कि बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जाऊँ? बोलते हुए कानन भी उस कमरे की तरफ भाग गई। इधर इस कमरे में आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, कर लीजिए। फिर मेडिसिन भी लेनी है आपको, कहते हुए आद्या कमरे में आई। पीछे सिर किए बैठा अनंत चौंक गया और जल्दी से उसे देखने लगा। तब तक आद्या ने पोहे की प्लेट उसके सामने रख दी। ये क्या है? मैं तो नाश्ते में ब्रेड बटर खाता हूँ, अनंत ने पोहे को घूरते हुए कहा। आप किसी होटल में नहीं हैं जो आपको ब्रेड बटर मिलेगा। पोहा है ये, खा लीजिए। हॉस्पिटल में होते तो दलिया मिलता। चुपचाप खा लीजिए, आए बड़े ब्रेड बटर वाली, आद्या ने घूरते हुए उससे कहा। तो इतना सुनाने की कहाँ ज़रूरत है? किस बात का इतना एटीट्यूड है आपको? अनंत ने भी वैसे ही घूर कर कहा। एटीट्यूड है ना, अपनी इस धरती पे होने का एटीट्यूड है मुझे। अब चुपचाप खाइए और मेडिसिन ले लीजिए, कहते हुए आद्या वहाँ से चली गई और दरवाजे के बाहर कानन से टकरा गई। इधर अंदर बैठा अनंत आद्या की लास्ट लाइन सुनकर हैरान था। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी के दूसरे भाग को सुनना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे चैप्टर तक सुन सकते हैं जो कि मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड है।